नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस एकदम से क्लियर है तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपकी लाइव हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपके सीटेट के लिए, यूपी टेट, बिहार टेट या एमपी टेट या जो कहें जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो केंद्र का हो या स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, कोई भी वो एग्जाम जिसमें टीचिंग लिखा है और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है, वो सभी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल जो क्लास है वो यही है। सबसे ज्यादा यूजफुल जो क्लास है वो यही है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास आपके लिए एक शानदार क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। आपका मैं बताऊं, अरिहंत एजुटेक पर आपका तहे दिल से स्वागत है। अरिहंत एजुटेक जो कि आपके लिए बेहतरीन सी क्लास प्रोवाइड कराता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुझे बड़ा हर्ष उल्लास महसूस हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, इस बात पर हम क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्या पढ़ाऊंगा? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और इसे शॉर्ट भाषा में सीडीपी कह देते हैं। ये एजुकेशन साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीटेट हो, है ना, चाहे वो सीटेट हो या फिर डी ट्रिपल एस बी हो या फिर डी ट्रिपल एस बी हो या बिहार एस्टेट हो या बिहार एस्टेट हो या एमपी टेट हो या फिर एमपी टेट हो या फिर यूपी टेट, उन सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल इसकी क्लास आपके लिए उपलब्ध होती। तो आज मैं आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। क्या है आपके लिए? पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी मुझे एक बार बता दें कि मेरी ऑडियो वीडियो एकदम से क्लियर है या नहीं। सभी विद्यार्थी एक बार बता देंगे कि मेरी ऑडियो वीडियो एकदम से क्लियर है या नहीं। और मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसको बता देता हूं कि ये क्लास पूरी तरह से लाइव है या नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये क्लास आपके लिए पूरी तरह से क्या है, लाइव है। ये क्लास आपकी पूरी तरह से लाइव है। चलिए, मैंने बॉयज थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा था तो मैंने बॉयज इशू को क्लियर किया है। थोड़ा सा मुझे लगा कि बॉयज वॉयज इशू ना हो। अभी शायद सही है ना? अभी सही है? एक बार मुझे सभी विद्यार्थी बताएं, एक बार बताएं कि अभी सारी चीजें प्रॉपर हैं। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं इन चीजों को लेकर। चलिए, तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूं। आज के सेशन में जो कि 30 पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, और वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा कैसे हैं, यूजफुल हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। उन सब चीजों पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस पर क्या करेंगे, डिस्कशन हम करेंगे। उन सभी क्वेश्चंस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
ये बाल्यावस्था की शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए काल होता है। कैसा? संवेदनशील काल होता है, सुस्त संवेदनशील काल होता है, सुस्त सीमा काल होता है, या निष्क्रिय होता है, या फिर परेशानीदायक होता है। तो आपको इनमें से बताना है कि आपका सही आंसर आपको क्या लगता है। तो जैसे इसमें लिखा है बाल्य अवस्था का शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए कैसा काल माना जाता है, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने रोज को सुना होगा, या आपने कॉल को सुना होगा, या आपने काल्सनिक को सुना होगा, या आपने काल्सनिक को सुना होगा, या आपने सैली को सुना होगा, या आपने अर्नेस्ट जोन्स को सुना होगा, या आपने अर्नेस्ट जोन्स को सुना होगा। ये वो मनोवैज्ञानिक हैं, हालांकि इसमें एक नाम और आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हरलॉक का। आपने हरलॉक का नाम सुना होगा। ये सभी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विकास की अवस्थाओं को समझाया है। जैसे किसी ने प्रीनेटल स्टेज से शुरू किया है, प्रीनेटल स्टेज से शुरू किया है, जो कि जन्म से पूर्व या प्रसव पूर्व काल कहा जाता है, जो कि आपका प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। से संवेदनशील काल माना जाता है। किसके दृष्टि से? भाषा की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से सबसे, भाषा और संवेगात्मक दृष्टि से ये सबसे ज्यादा संवेदनशील काल माना जाता है। तो इतना सा अगर आपको
सेंस में ही देंगे, वो भी हम कैसा देंगे, नहीं के सेंस में ही देंगे। यहां पर इसको चलिए, मुझे लगता है कि बॉयज इशू तो नहीं है ना। हाँ जी, कोई बॉयज इशू तो नहीं है। अभी मुझे प्यारे विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताओ, कोई बॉयज इशू तो नहीं है। जो चीज छूट गई है मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। जो चीज मैं बोर्ड पर लिख रहा था, अगर वो आपने नहीं सुन पाई है और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मैं बता दूं आपको कि विकास की जो दर है, विकास की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है, लेकिन विकास का क्रम हमेशा एक जैसा रहता है। विकास का क्रम एक जैसा रहता है। तो आपका ये आंसर हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, विकास के दो क्रम होते हैं, एक सेफेलोकोडल सीक्वेंस यानी कि सिर से पैर की ओर विकास, और एक केंद्र से परिधि जिसे कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, यानी केंद्र से परिधि की ओर विकास का एक क्रम होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुक्रम कारकों से निर्धारित होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा केवल वंशानुक्रम कारकों से निर्धारित होता है? आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, या फिर भावात्मक परिपक्वता। बताइए, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुक्रम कारकों द्वारा ही निर्धारित होता है? निम्नलिखित में से केवल वंशानुक्रम कारक मतलब जिसमें आनुवंशिक योग्यताओं का सबसे बड़ा रोल हो, वो इनमें से कौन सा फैक्टर है? देखो, आपने देखा होगा जिनके माता पिता की आंखों का कलर बिल्ली जैसा होता है ना, उनके माता पिता को अगर वर्णांधता है तो बच्चों को भी वर्णांधता की समस्या आ जाती है। रुचि का संबंध नहीं होता, ना भावात्मक परिपक्वता, ना समझ का स्तर, केवल आंखों का कलर, बालों का कलर, हाइट का बढ़ना, ये सब चीजें आपकी आनुवंशिकता डिसाइड करती है। बुद्धि, रुचि और भावात्मकता पर वंशानुक्रम का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वंशानुक्रम मतलब होता है हेरिडिटी कारक। वंशानुक्रम मतलब क्या होता है? हेरिडिटी। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी। और एक होता है एनवायरमेंट, एक होता है एनवायरमेंट, एक होता है हेरिडिटी, एक होता है एनवायरमेंट। इसे कहते हैं वातावरण या पर्यावरण, वातावरण या पर्यावरण। इसे कहते हैं वंशानुक्रम, इसे कहते हैं वंशानुक्रम। तो दोस्तों आपको बताना है कि वंशानुक्रम का ज्यादा रोल होता है या वातावरण का ज्यादा रोल होता है। मैं आपको बता दूं, ये बड़ा विवाद का विषय है। कई लोग सोचते हैं कि वंशानुक्रम का ज्यादा रोल है, तो किसी को पर्यावरण नजर आता है। ये विवाद का विषय है। लेकिन हम समन्वयवादी और समझदार लोग इस पर कैसे सोचते हैं, जैसे एक बीज में वो सारी विशेषताएं होती हैं जो एक पौधा बनने के लिए आवश्यक है, लेकिन पौधा तब बन पाता है जब उसे उर्वरक भूमि, खाद, पानी उसको संतुलित मात्रा में मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी देती है और वातावरण उसको निवेश करने का अवसर। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही आवश्यक होते हैं बच्चे के विकास के लिए, ऐसे समझना, ठीक है। अब आते हैं आगे। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? मतलब बच्चे तर्क करना कब सीख जाते हैं या तार्किकता कब आ जाती है? बच्चों का तार्किक चिंतन कब होने लगता है? बच्चा प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर कैसे सोचने लगता है? तो यहां पर जो पूछा जाए, जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष।
इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, जो कि इत्तेफाक से क्रम से ही लिखी हैं। और मैंने भी आपको इसी तरीके से बता दिया। बच्चों में तार्किक चिंतन, एक क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बच्चे प्रत्यक्ष वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपका आंसर होता है मूर्त संक्रिया। और अगर पूछें कि प्रत्यक्ष वस्तु और घटनाओं के बारे में अमूर्त चिंतन कब करते हैं, तो फिर क्वेश्चन अलग होगा। अगर प्रश्न में पूछें कि अमूर्त चिंतन कब करते हैं, तो फिर आपका आंसर औपचारिक हो जाएगा। अप्रत्यक्ष चिंतन कब करते हैं, तो आंसर आपका औपचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औपचारिक आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ हम इस क्वेश्चन के साथ पेश आएंगे। और हमने पहुंचा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। बताइए क्या शामिल होता है। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, शायद आपको याद हो, और याद है तो फिर मुझे बताओ कि मेरी बात कितनी समझ में आपको आ रही। जैसे एक शब्द इन्होंने समझाया, अनुकूलन। क्या समझाया? अनुकूलन। इन्होंने बताया अनुकूलन। अनुकूलन को कहते हैं एडप्टेशन, इसे कहते हैं हम एडप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन के दो भाग बताए इन्होंने, अनुकूलन के दो भाग बताए। पहला बताया एसिमिलेशन, पहला बताया एसिमिलेशन, इसे कहते हैं आत्मसातकरण, इसे कहते हैं आत्मसातकरण। और दूसरे को कहते हैं क्या? अकोमोडेशन, दूसरे को कहते हैं अकोमोडेशन। इस अकोमोडेशन को कहते हैं समायोजन, अकोमोडेशन को कहते हैं समायोजन। और इन दोनों के बीच का जो होता है उसको नाम दिया इन्होंने साम्य धारण। ये जीन पियाजे द्वारा दिए गए कंसेप्ट हैं, इसे इन्होंने नाम दिया इक्विलिब्रियम, इन्हें नाम दिया इक्विलिब्रियम, इसे नाम दिया इक्विलिब्रियम। तो आप समझने की कोशिश करना, हालांकि इनके समानार्थी शब्द हैं कि समावेशन, समायोजन, इसे समावेशन बोल दिया, तो आपके दोनों से ये जुड़ा है ना, ये दोनों से जुड़ा है। अनुकूलन का मतलब है मानसिक रूप से परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना, या तो पूर्व अनुभवों को नए अनुभवों से जोड़ते जाएं, या पुराने अनुभवों में संशोधन करते जाएं और नए अनुभवों को उसका हिस्सा बनाते जाएं। इस तरीके से जोड़ना यह आपका कहलाता है। अगर मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई तो इसको भाई उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट ने कम से कम 10 बार इस पार्ट से प्रश्न पूछ लिया है। सीटेट ने इस पार्ट से अब तक 10 बार प्रश्न पूछ लिया मेरे दोस्तों, तो इसे आपको थोड़ा सा सिंसियरली समझना है। देखो सीरियस तो मरीज होते हैं भाई, आपको सिंसियर होना है। सिंसियर और सीरियस में बड़ा ही अंतर है। सिंसियर का मतलब होता है आपको क्या काम करना है और बस उस पर 100% फोकस करना, ये सिंसियरिटी है। और सीरियस क्या है? जो दिखावा तो बहुत कर रहे, टेंशन तो बहुत ले रहे, लेकिन रियल समस्या से जूझने में सक्षम नहीं है। तो निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बताइए, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, लॉरेंस कोल्बर का नैतिक विकास, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, या फिर इरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास? संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कल्चर और सोशल एंड कल्चर को सीखने का आधार किसने माना है?
तो आपको अच्छे से पता है इनके सिद्धांत का नाम ही सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है। जब समाज और संस्कृति को सीखने का आधार मानते हैं, समाज और संस्कृति को ही सीखने का आधार मानते हैं, इस बात को आपको समझना है। तो चलिए मेरे प्यारे बंधुओं, यहां पर लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। नाम से देखो, पहले तुम्हें ऑप्शन कौन सा अच्छा लग रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि किस मनोवैज्ञानिक ने उसके बारे में क्या कहा है और उसके ऊपर उसकी विचारधारा क्या है, उसका कंसेप्ट फॉर्मेटिंग क्या है। तो मैं बात करूं कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी सोशल इंटरेक्शन की, या सोशल इंटरेक्शन की? बताओ भाई, सोशल इंटरेक्शन की। कंठस्थ स्मरण का मतलब होता है ब्लाइंड मेमोराइजेशन, रटकर सीखने की, ब्लाइंड मेमोराइजेशन, ब्लाइंड मेमोराइजेशन यानी कि अंधा होकर स्मरण करने की, नकल करने की, या जन्मजात क्षमताओं की। तो सबसे ज्यादा इन्होंने महत्व दिया है सोशल इंटरेक्शन को। ये मानते हैं कि जब तक बालक समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होता है तभी उसे जीवन का व्यवहारिक ज्ञान समझ आता है, तभी उसे जीवन का वास्तविक ज्ञान नजर आता है, तभी उसको रियल लाइफ के अनुभव नजर आते हैं। तो इस तरीके से भी आपको समझने की कोशिश करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बंधुओं, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता पिता अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? मतलब हमारा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहले तो हम अपने प्रश्न की रूपरेखा को और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहली बात तो ये प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग से, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर बताया था। नैतिक विकास पर बच्चे कैसे तर्क करते हैं, नैतिक विकास के बारे में कैसे सोचते समझते हैं, नैतिकता पर कैसे तर्क करते हैं, नैतिकता मुद्दों में कैसे फंस जाते हैं। तो मॉरल रीजनिंग और मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, नैतिक तर्क करने के आधार पर 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई, यानी 6 अवस्थाएं बताई। और आपसे प्रश्न पूछा है उदाहरण बेस्ड कि आप अगर दूसरों के नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं ताकि आपकी लोग प्रशंसा करें और लोग आपको महत्व दें, तो आपको समझना यह है कि आपका अच्छा लड़का, अच्छी लड़की की उन्मुखता ये सर्वोपरि मानी जाएगी, ये सर्वोपरि मानी जाएगी। एक संरचनावादी आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? बताओ, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? क्या शामिल होना चाहिए? एक संरचनावाद आधारित कक्ष में क्या शामिल? संरचनावाद का मतलब होता है निर्माणवादी कॉन्सेप्ट, संरचनावाद का मतलब होता है ज्ञान के निर्माण करने की प्रक्रिया वाला कॉन्सेप्ट। तो जब ये संरचना शब्द आ जाए, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? कि अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होता है, उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होता है, मतलब ज्यादा विद्यार्थी तो ज्यादा टीचर, या फिर मुद्रित मतलब अच्छी किताबें, या विद्यार्थियों की भी स्पर्धा, या चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। बताओ, प्रतिबंध लगाना संरचनावादी उपागम में शामिल होना चाहिए। अब इसमें से आपको पॉजिटिव ढूंढना है। तो देखो, इसमें पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा नेगेटिव है, हटा दो। इसमें ये पॉजिटिव था चर्चा करना, लेकिन प्रतिबंध नेगेटिव है, इसे हटा दो। ठीक है। उच्च अध्यापक विद्यार्थी अनुपात से निर्माणवादी कक्षा का कोई संबंध नहीं है, इसे हटा दो।
तो बचा ऑप्शन आपका संसाधन युक्त और मुद्रित संपन्न वातावरण, मतलब ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना कि बच्चे को जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जो उसके लिए नीड है, उसकी नीड फुलफिल हो जाए, है ना। उसकी नीड कैसी हो जाए, उसकी नीड फुलफिल हो जाए, उसकी नीड फुलफिल हो जाए, उसकी नीड फुलफिल हो जाए, ये आपको समझना है। अब आ जाओ यहां पर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं, मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी है, प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी है, प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी है, बताइए। यहां पर आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों को समझना, मतलब दूसरों के इमोशंस को, उनकी भावनाओं को और उनके मन को समझना। तो हार्वर्ड गार्डनर ने द फ्रेम ऑफ माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस में बुद्धि के बहुत सारे प्रकार बताए हैं, 7 मूल प्रकार बताए, बाद में और 2 जोड़ दिए तो 9 हो गए, अभी भी कार्य जारी है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 2 ऐसे वर्ड बताए थे, एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसका प्रयोग एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को समझना होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक व्यक्ति की वो समझ जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों को पहचान सकें, सीख सकें, उनके व्यवहार को जान सकें। और एक वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद की क्षमताओं को, खुद की रुचियों को, खुद की अभिरुचियों को या खुद की योग्यताओं को जान सके। तो इस तरीके से आपको समझना है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आपको दूसरों को समझना है, उसे अंतर व्यक्तिक कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में इंटरपर्सनल कहते हैं, हम इसको अंग्रेजी में इंटरपर्सनल कहते हैं, हम इसको अंग्रेजी में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इसको हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसको हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, और इसको हम लैंग्वेज यानी भाषा से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर समझ लीजिए, जब दूसरों को समझने की बात आती है तो ये वाली बुद्धि, और जब खुद को समझें तो ये वाली। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को केवल उसके व्यवहार के आधार पर जज करने की क्षमता रखता है, तो समझ लो उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। जैसे में महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, वो आपके चेहरे पढ़ लेते हैं, और ये सच्चाई है, ये बुद्धि की एक क्या है, लाजवाब योग्यता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के मन को पढ़ सकता है बाह्य रूप से, दूसरे को मन को पढ़ सकता है बाह्य रूप से, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल। और ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मा को पढ़ सकता है, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इसी कैटेगरी के प्राणी। तो चलिए बच्चों, अब एक है कथन ऊपर वाला, और दूसरा है उसका तर्क। कथन कहता है कि एक अध्यापका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रित प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित कराना चाहिए। मतलब एक मैडम है, टीचर है, और उन्हें पढ़ाते समय बहुत सारी चीजें, क्या कंटेंट को कैसे बनाना है, समृद्ध बनाना है, और ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें, जिसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स का भी सहारा लें। अब प्रश्न आता है, दूसरा उसका तर्क है कि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। ये तो लग रहा है ऊपर वाला पूछ रहे हैं अलग चीज और नीचे वाला दे रहे हैं कुछ अलग चीज, यानी कि ऊपर वाला जो कथन है वो सही है अपनी जगह, लेकिन दूसरा उसका कारण नहीं है, और दूसरा गलत भी है। कह रहे वातावरणीय कारक प्रभावित नहीं करता, भाषा को तो सबसे ज्यादा वातावरणीय कारक ही प्रभावित करता है, भाषा को तो वातावरणीय कारक ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इस बात को जानना है। तो ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, नहीं है,
ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आप सीधा सीधा सा ये आंसर दें। कौन सा? कि ए सही है और आर गलत है। अगर ये इसका कारण भी नहीं है और वातावरण प्रभावित नहीं करता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भाषा तो वातावरण की देन है। आप इंग्लैंड में पैदा होते और अगर वहां झाड़ू लगाने वाली कैटेगरी में भी होते ना, तब भी आप बोल इंग्लिश ही रहे होते, क्योंकि वो उनकी एनवायरमेंट की देन है। हमने भाषा सीखी तो भाषा का जो सैद्धांतिक रूप है, ग्रामर, वो तो अलग से सीखा, लेकिन ज्यादातर भाषा तो हमने वातावरण से ही सीखी। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति, जिसे अनुकरण एवं प्रयास के द्वारा सीखा जाता है, ये वातावरण वालों की देन है। और कई ये भी कहते हैं कि भाषा क्या है, तो बोलते हैं कि भाषा जन्मजात योग्यता है। चौमस्की कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता भी जन्म से आती है। तो ऐसी विचारधाराओं में हम यहां पर बात करते हैं, विवाद नहीं है बल्कि क्लियर है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि आप क्या सोचते हैं, जेंडर एक संप्रत्यय जबकि लिंग क्या है। अब मैं आपको एक शब्द समझाता हूं जिसे एक बार सीख लेना और जीवन में 1000 बार काम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखो, एक लिखा है लिंग और फिर से लिखा है लिंग, ये 2 बार लिंग शब्द लिखा है, ठीक है। एक बार हम इसको लिख देते हैं सेक्स और एक बार हम इसको लिख देते हैं जेंडर। एक बार हम इसको लिख देते हैं जेंडर, एक बार इसको लिख देते हैं सेक्स, एक बार लिख देते हैं जेंडर। जब हम इसको सेक्स लिखते हैं तो इसे हम बायोलॉजिकल मानते हैं। क्या मानते हैं? बायोलॉजिकल का मतलब कुदरत ने जो स्त्री और पुरुष में जो भेद किए हैं, है ना, जैसे शारीरिक बनावट स्त्री की और पुरुष की जो अलग अलग होती है, वो जैव किए हैं। और जो जेंडर शब्द है, ये सोशल स्ट्रक्चर को दर्शाता है, ये सोशल स्ट्रक्चर को दर्शाता है, ये सोशल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ये सोशल स्ट्रक्चर क्या है? ये सोशल स्ट्रक्चर क्या है बताइए? ये सोशल स्ट्रक्चर क्या है? ये सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है समाज ने जो स्त्री और पुरुष के लिए धारणा बनाई है, समाज ने जो स्त्री और पुरुष के लिए जो अलग अलग विचार बनाए कि स्त्रियां हैं तो खाना बनाना उन्हीं की ड्यूटी है और पुरुष है तो पैसा कमाना इन्हीं की ड्यूटी है। मतलब समाज ने कुछ नॉर्म्स तैयार कर लिए। अगर ये नॉर्म्स बदल जाएं तो बड़ी दिक्कत है समाज को ही, और समाज में उसी जेंडर को दिक्कत ज्यादा होगी जिसमें बदलाव आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक महिला है और वो पुलिस की जॉब करने जाती है, और एक पुरुष है जो बच्चों को खिलाता है, घर पे बैठ के खाना वाना बनाता है, सारे काम करता है। तो अब आपको ये बताना है, अब आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि आप जो घर पे बैठकर खाना बना रहे हैं, आप जो घर पर बैठकर क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं, तो इससे दिक्कत किसको है? इससे दिक्कत उनकी माता जी को होगी, उनके साथ मतलब महिलाओं को दिक्कत। मतलब समाज ने ये धारणा बना रखी है कि पुरुष कमाने जाएंगे। जेंडर एक सामाजिक रचना है, सोशल है, सामाजिक है, और जबकि ये जैव की है, मतलब बायोलॉजिकल है। बात समझ में आई हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे एक बार कमेंट कर दें। जेंडर एक कैसा है? सामाजिक है, जबकि ये जैव की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। और मुझे लगता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी बड़े आसानी से मेरी इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि इतना भी कठिन प्रश्न है ना, ये इतना भी कठिन प्रश्न नहीं है। अब हम चलते हैं एक और नए नजाकत भरे प्रश्न की ओर, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का जो देने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है ना। प्रश्न के पूछे जाने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा भिन्न है। जो प्रश्न के पूछे जाने का अंदाज है वो थोड़ा सा क्या है? भिन्न है। तो आप देखो, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में 4ठी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होंगे? क्यों?
अब देखो भाई, यहां पे आपका एक प्रश्न है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी, आपके क्लास में अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग वंश के, अलग अलग टाइप के बच्चे आते, अलग अलग जेंडर के बच्चे आते, और आपकी कक्षा में जो 4th क्लास का बच्चा है वो राज्य दिवस पर, जैसे आपका मध्य प्रदेश का ये व्यू किसका है, नृत्य है, वो नृत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं। व्यू किस राज्य का है मुझे याद नहीं है, पर हाँ ऐसे मान लो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर, ठीक है, तो 1 नवंबर को ये तैयारी कर रहे हैं वहां की डांसिंग के लिए। तो क्या ये क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? क्यों? ये क्षेत्रीय घटाएगा कैसे, ये तो बढ़ाएगा, बताओ। हाँ, दूसरे जाति क्षेत्र समूह के लोगों के संबंध सहयोग द्वारा होंगे। हाँ, अंतर व्यक्तिक समझ और दृष्टिकोण को समझ में बढ़ावा मिलेगा। नहीं, यह विद्यार्थी के दिमाग में भेद इंगित करेगा। नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति पात्रता को बढ़ावा देगा। तो आपका इसमें क्या सोचना है, मुझे इतना बता दो। मुझे तो इसमें दोनों नहीं लग रहे हैं, और इसका आंसर मेरा ये जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो क्षेत्रीय पक्षपात को कहां बुला रहे भाई साहब, राज्य नृत्य कर रहे, तो देश में अलग अलग जगहों से आए बच्चे अगर उस स्कूल के पार्ट है, अगर इसको बहुत व्यापक लेवल से लिया जाए तो मेरे हिसाब से ये गलत है, ये सही है। और हो सकता है इसको संकीर्ण मानसिकता से, क्षेत्रीय भावना से लिया गया होगा, तो इसका आंसर ये निकलेगा। क्षेत्रीय भावना मतलब कि भाई अलग अलग जिले के हैं पर एक राज्य के लिए कर रहे हैं, तो फिर आंसर ये निकलेगा। लेकिन अलग अलग राज्यों से हैं और एक देश के लिए कर रहे हैं, अलग अलग सेंस में क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर ऐसे बनेगा। अधिगम का सामाजिक संरचनावादी उपागम निम्न में से किसके मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? अधिगम का संरचनावादी, सामाजिक संरचना जो शब्द आ जाए, समझ लो कि यहां पर बायगोस्की नहीं है लेकिन बायगोस्की ही है। मतलब आपको बायगोस्की सीधा लिखा नहीं गया, लेकिन जैसे ही ये सामाजिक संरचना उपागम शब्द आ गया तो आप समझ लेना कि यहां पर बायगोस्की ही आ गया, यहां पर बायगोस्की ही आ गया, यहां पर बायगोस्की ही आ गया। क्या आ गया? बायगोस्की। तो अधिगम का सामाजिक संरचना उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? प्रत्यास्मरण मतलब रटने पर आधारित, तो आपको, या मानकीकृत मतलब ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आपका सही आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट को, क्योंकि उन्होंने सहयोग द्वारा सीखने को ज्यादा महत्व दिया था। इस कारण से ये जो ऑप्शन है आपका सहयोगी प्रोजेक्ट वाला, ये सबसे बेस्ट माना जाएगा। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, आपका यही आंसर आपका बनता है। अगर आपका कोई तर्क है तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं। और 15 प्रश्न हो चुके हैं, जो कि एक क्लास में 30 प्रश्न कंप्लीट कराने हैं, उनमें से 15 प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। तो समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समालोचनात्मक का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सही और गलत के बीच तर्क कर पाने की, सही और गलत के बीच में तर्क कर पाने या अंतर कर पाने की क्षमता से इसका कॉन्सेप्ट जुड़ा है। तो देखिए, इसमें समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होती है। अधिगम प्रक्रिया में समालात्मक सोच अर्थहीन होती है। समालात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, या विद्यार्थी को चिंतन हेतु समय देकर समालात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है? तो आप यहां पर बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में आपका सही कथन क्या है? समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर विकसित नहीं होती, क्योंकि रटकर आप तर्क कैसे कर पाओगे? अर्थहीन होती है, अर्थहीन तो नेगेटिव शब्द है। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक होती है, तो बाधक भी नेगेटिव शब्द है। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है
जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है ये आपके लिए बहुत उपयोगी होती है। अब देखो इसमें आगे क्या चलते हैं। वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु क्या जरूरी है, बताइए। वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए क्या जरूरी है। विद्यार्थी विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा मानना। अब ये बताइए कि जो वंचित समूह से हैं, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिली, जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, ये विविधता तो अच्छी है लेकिन बाधा थोड़ी ना है। इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में अलग पढ़ाना समावेशी शिक्षा के खिलाफ है, जबकि ये समावेशी शिक्षा कह रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक को अनदेखा करना कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसे तो निगलेक्ट करना कहते हैं, इसे हटा दो। सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित करना, तो आपका जो सही आंसर है वो ये बनता है। इस तरीके से दोस्तों आपको देखना है, इस तरीके से आपको समझना है, इस बात को आपको अच्छे से लेना है। सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। अब आता है एक मुख्य धारा वाले कक्ष में विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। हाँ, प्रश्न अच्छा है, हम इसके तर्क भी अच्छे से ढूंढें, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ें। प्रश्न कहता क्या है, हम इसको एक बार और देखते हैं। क्या कहता है, एक मुख्य धारा वाले कक्ष में, मुख्य धारा मतलब ऐसा जो एक अच्छी क्रिएटिव क्लास, विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, इन्हें हम CWSN के नाम से जानते हैं। क्या जरूरी है इनके लिए, बताइए। योग्यता आधारित अलगाव जरूरी है, नहीं है अलगाव जरूरी है ना, अलगाव जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल देना जरूरी है, प्रतिस्पर्धा भी सही नहीं है। सामर्थ्य निर्माण व संवेदनशील है, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल देता है। तो सामर्थ्य निर्माण की बात मतलब क्षमता निर्माण की बात जो करता है, जो क्षमता निर्माण की बात करता है वही सबसे बेस्ट है। जो क्षमता निर्माण की बात करता है वही सबसे बेस्ट माना जाएगा। जिसमें क्षमता निर्माण की बात कही जाएगी वही सबसे अच्छा माना जाएगा। तो अब देखिएगा, इसमें अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे संबंधित। जब एक बच्चा अंकों में यानी नंबर्स में भेद नहीं कर पा रहा और आकृतियों को नहीं समझ पा रहा है, तो याद रखना कि ऐसा विद्यार्थी जो अंकों में यानी गणितीय समस्या है, तो गणितीय समस्या, जैसे तुमने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत ज्ञानी है लेकिन उन्हें मैथ समझ में नहीं आता। आपने ऐसे कई विद्यार्थी देखे होंगे जो बहुत ज्ञानी है लेकिन उनको मैथ समझ में नहीं आता। उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको समझना है कि मैथ समझ में नहीं आता तो उनको 3 समस्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी। एक वर्बल डिस्कैलकुलिया कहते हैं, एक वर्बल डिस्कैलकुलिया कहते हैं, एक को वर्बल डिस्कैलकुलिया कहते हैं, एक को ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं, एक को ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं, एक को ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं और एक को लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं। एक को लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं, एक को लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया कहते हैं। एक जो मैथ से जुड़ा है, जिसका संबंध मैथ से है, जिसका संबंध किससे है, गणित से है, जिसका संबंध किससे, गणित से है। और गणित को हम वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं। तो आपका गुणज वैफल्य इसका सही नाम हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
गुणज विफल मतलब गणित से संबंधित समस्या के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। गणित से संबंधित जो समस्या आती है उसके लिए हम यूज इसे करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर लाइव देख रहा है, मुझे एक बार सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। तो दृष्टि बाधित से जूझते विद्यार्थी, दृष्टि बाधित का मतलब होता है ऐसे विद्यार्थी इनका आंखों में समस्या है जो देख नहीं सकते। ऐसे विद्यार्थी जिनकी आंखों में समस्या है और जो देख नहीं सकते, आंखों में समस्या देख नहीं सकते। तो दृष्टिबांधता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को श्यामपट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, मानचित्रों आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाने चाहिए, विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देने चाहिए, अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगे। देखो, ना तो आप दृष्टिबांधता से जूझ रहे, श्यामपट को हल कैसे करेगा? स्पर्श करना आना चाहिए। ये सबसे अच्छा है कि मानचित्र और आरेखों को स्पर्शीय प्रारूप सही है, ना तो उसे हस्तलिखित नोट्स फायदा देंगे। क्या भाई साहब, जो देख नहीं सकता तो देखने वाली समस्या तीनों में है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? अभी अब आप चलते हैं कि अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो आपका एक बेहतरीन सा प्रश्न है। अवधान न्यूनता जिसे हम ADHD कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ADHD, आपने सुना भी होगा इसको। इसको कहते हैं अटेंशन, इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब अति सक्रिय अवधान विकृति, 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 अति सक्रियता अवधान विकृति। तो अब इसे क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसका ध्यान ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं होता, जो अपने ध्यान को ज्यादा देर तक एक जगह रोक नहीं पाता, जो अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाता और चीजों को भूल जाता है, उसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कमी, और ये तो पुरुषों में ज्यादा होता है। एक होता है OCD, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव, कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसे कहते हैं एक ऐसी बीमारी जिसमें एक पागलपन, जिक्कीपन और ऐसी समस्या जिसके कारण से व्यक्ति बहुत पागल हो जाता है, ऑब्सेसिव हो जाता है। जैसे पोंछा लगा रही औरतें तो लगाती ही जाएंगी, इतना पोंछा लगाएंगी कि पोंछा भी, जो टाइल्स भी है ना, वो कहेगी फंस गए आज बहुत जबरदस्त। इस तरीके का पागलपन होता है। तो लंबी अवधि वाली फिल्में दिखाई देनी चाहिए, जैसे ध्यान से एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, एक ही समय में कई कार्य करने को देना चाहिए। कार्य पत्र को छोटे छोटे प्रबंधी खंडों में बांटकर, हाँ, उसे छोटे छोटे भागों में बांट देंगे तो उसका जो ध्यान है वो कंसंट्रेट हो पाएगा। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को के लिए प्रेरित करना चाहिए। कैसे? एक मैडम है, उन्हें विद्यार्थियों को मोटिवेट करना है। कैसे मोटिवेट करें बताओ? मैडम कैसे मोटिवेट करेंगे? एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को किस तरीके से अब प्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु अप्रेरित करें, दी गई जानकारी को ज्यों की त्यों रटकर याद करें, श्यामपट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारें,
या एक अटल तरीके से ही समस्या, अटल नहीं, एक तरीका नहीं, निष्क्रिय भाव नहीं, ज्यों का त्यों नहीं, क्योंकि ये शब्द तो देखते ही आप इन्हें काट सकते हो कि ये आंसर बनने के काबिल है ही नहीं। तो कभी कभी हम इन्हें समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और उसका क्या जवाब सही रूप से हो सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 30 प्रश्न पूरे आपके सेशन में, ये 22वें नंबर का प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020, एनईपी 2020, एनईपी 2020 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीतियों को बढ़ावा देती है? एनईपी ने किस किस चीज को बढ़ावा दिया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देश भर में ये देश आजादी के बाद अब तक की तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहली शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति बनी थी 1986 और पहली बनी थी 68 में, और इसमें एक संशोधन जरूर हुआ था छोटा सा 1992 में, लेकिन अब बनी है 2020 में। अब तक कितनी शिक्षा नीतियां बन गई बेटा? तो आपको बताना है 3 अब तक भारत में शिक्षा नीति बनी है, जिनमें से 2 शिक्षा नीति यूपीए की देन है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की देन है, और 2020 में जो बनी वो एनडीए की देन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की देन है, भाजपा और भाजपा की सहयोगी संगठन और कांग्रेस का सहयोगी संगठन। बार बार अभ्यास की बात नहीं की है, रटकर सीखने की बात नहीं की है, ये दोनों को महत्व दिया है। तो आप देख लो कि तीसरा और चौथा केवल तीसरे पॉइंट में है। अन्वेषण और चर्चा करना मतलब बच्चों से इंटरेक्टिव होना जरूरी है ना? तो ऐसा जिसमें बच्चे इंटरेक्टिव होकर सीखते हैं वो सीखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अब देखें इसमें निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। आप एक बार इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम? नहीं, मानकीकृत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है। परीक्षा केंद्रित भी अच्छा नहीं होता। अनम्य समय सारणी, अधिगम करता केंद्रित यानी बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कहते हैं कि शिक्षा बालक के लिए बनी है, बालक शिक्षा के लिए नहीं बना। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की सर्वांगीण शक्तियों का विकास करना है, तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है। निम्नलिखित में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? ऐसा कौन सा है जो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? अधिगम बाता, विद्यार्थियों की भी सहकारिता को बढ़ावा देना ये अच्छा होता है। सहकारिता मतलब कोलैबोरेटिव, एक दूसरे, कठोर रवैया अपनाना अच्छा होता नहीं है। निष्पादन मुखी मतलब होता है प्रदर्शन, स्वमूल्यांकन, स्वचिंतन को नकारना अच्छा नहीं होता। अच्छा, नकारना शब्द खराब है, ये दोनों शब्द अपनी जगह बहुत अच्छे थे, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है इसमें, जिसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग या एक दूसरे की सहायता से सीखने की बात की जा रही। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक का काम करता है? तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा इसमें ऐसा है जो बाधक का काम करता है? निम्नलिखित में से समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है अनुरूपकों का इस्तेमाल करना,
साधन लक्ष्य विश्लेषण करना, अनुक्रिया समुच्चय या फिर मौखिकरण। बाधक कौन सा है बताओ। इसमें बाधक के अनुरूपकों का इस्तेमाल, मतलब होता है किसी ने सोचा वैसे ही अपन सोचें, अलग से ना सोच पाए, ये वाला खराब होता है। अलग से ना सोच पाना ये खराब होता है। पहला कथन है, दूसरा तर्क है, और हम कथन और तर्क के आधार पर हम सोचना क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। कथन कहता है किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापक द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण के संपर्क बनाए रख एवं सरल सिद्धांत सही विकल्प चुनाती। तो ये भ्रांतियों के बारे में है। अब बच्चों की जो गलतफहमियां या गलतियां होती हैं वो सीखने का साधन होती है, क्योंकि बच्चे जो गलतियां करते हैं इससे हमें ये पता लगता है कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं। तो ये दोनों सही हैं, और पहला दूसरे की व्याख्या, दूसरा व्याख्या करता है पहले की, ये बात भी सही है। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संवेग और संज्ञान यानी इमोशन एंड कॉग्निशन, इमोशन एंड कॉग्निशन, इमोशन एंड कॉग्निशन के संबंध में कौन सा सही है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक होता है, रुचि अधिगम में बाधक होती है, रुचि नहीं होती अधिगम में बाधक। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक होता है, नहीं होता। अरुचि अधिगम में सहायक, अरुचि मतलब जो इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों के जवाब जो है ना सही तरीके से अप्रोच बेस ऐसे निकालने हैं कि इनके आंसर वो है सही हो जाए। अब हम पहुंचते हैं कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अप्रेरित करने की कौन सी युक्ति